फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी की गदर सीरीज में। हमारी गदर सीरीज चालू है जनरल साइंस के लिए। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आज फिर हम करेंगे बहुत सारे जनरल साइंस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो मानव शरीर में जो ग्लूकोज है वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है आपका C6H12O6। ठीक है, यानी कि C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। ग्लाइकोजन यकृत और जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें संग्रहित होता है। ठीक है, अब दूसरी बात है स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है हमारा वो प्लांट्स में यानी कि पौधों में संग्रहित होता है। तो मनुष्य में क्या संग्रहित होता है, या फिर कह लो कि आपके जो जानवर होते हैं उनमें जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो किस रूप में संग्रहित होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। फ्रक्टोज जो है ये आपका नेचुरल शुगर भी बोलते हैं इसको। जितने भी फल होते हैं, आपके मीठे फल होते हैं, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फलों की जो मिठास होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्रक्टोज की वजह से होती है। एक चीज और कि हमारे शरीर में इंसुलिन इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये इंसुलिन क्या करता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो ये जो इंसुलिन है यही क्या करता है, जो आपका ग्लूकोज होता है उसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी कि जो आपका अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो इस प्रश्न से बन सकते थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि जो टेलीग्राम चैनल है वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम यहाँ पर ये जो पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और अगर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करोगे टाइम टू स्टडी सरकारी, ठीक है, जो कि चैनल का नाम है, तो टाइम टू स्टडी सरकारी डाल के भी आपको ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो मनुष्य के शरीर का जो कठोरतम पदार्थ है वो है हमारे दांत। दांतों में क्या होता है? इनेमिल की एक परत पाई जाती है जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इनेमिल के अंदर की जो परत होती है उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। और उसके अंदर जहां पे आपकी नसें होती हैं उसको हम बोलते हैं पल्प। अब कहते हैं ना दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, तो वो सेंसिटिविटी आपको कहाँ फील होती है? पल्प में फील होती है। और ये दिखाया है आपको डी के, मतलब अगर आप चॉकलेट टॉफी ज्यादा खाते हो तो दांत में ऐसे क्षय हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हड्डी की। जो हड्डियां होती है हमारी वो कैल्शियम की और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो कैरेटिन प्रोटीन होती है ये हमारे बालों में होती है और हमारी त्वचा यानी कि स्किन में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस जो थे वो यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार पाकर किस पशु की नस्ल है? तो जो थार पाकर है ये गाय की नस्ल है। थार पाकर गाय आपकी जो राजस्थान है उसमें जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की जो गाय है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गाय है, यानी कि ये बहुत अच्छा दूध देती है। और राजस्थान के स्थानीय भागों में इसको क्या कहते हैं? मालवी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय। गाय हमारी माता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट अ रूट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी है जो कि मूल यानी कि जड़ नहीं है? तो देखिए, गाजर भी आपकी जड़ होती है, मूली भी जड़ होती है और शलजम भी जड़ होती है। तो कौन सी जड़ नहीं है?
तो जो जड़ नहीं है वो सही उत्तर हो जाएगा आपका आलू। आलू क्या होता है? आलू जड़ नहीं होती, आलू होता है हमारा तना। आलू क्या होता है? तना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलू। आलू से एक कविता याद आ रही है कि आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो मैं चाहती हूँ कि आपका ना ज्यादा समय वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी क्या है कि क्वेश्चन कर पाए। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? तो सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? बिट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। देखिए विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये हमारे शरीर के लिए जरूरी, मतलब बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में ये पाए जाते हैं। लेकिन जितना कम मात्रा में ये पाए जाते हैं उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो बहुत सारे इससे रोग हो जाते हैं, जिसको मैंने मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार जाकर के आप देख लीजिएगा। अब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन। फैट को हम वसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसको एक ट्रिक से याद कराया जाता है कि जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो कीड़ा याद रखोगे, कीड़ा कहाँ तैरता रहता है? आपके फैट में। ठीक है, तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब जो बच गया वो बचा क्या? विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको आप स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ऐसे संतरा वगैरह धो के खा रहे हो, कुछ कुछ होते हैं ना ज्यादा नखरे वाले लोग, तो संतरा वगैरह अगर आप धो के खा रहे हो या खट्टे फल धो के खा रहे हो तो ये पानी में बह के निकल जाएगा। ऐसे ही विटामिन बी भी आपका पानी में बह के निकल जाएगा। अच्छा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनकी जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनको आसानी से आपके शरीर में स्टोर किया जा सकता है। और ये जो आपके फैटी टिश्यूज होते हैं, ऐसे जो वसीय ऊतक होते हैं, उनमें इसको स्टोर किया जाता है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे अंदर शरीर में महीनों तक स्टोर किए जा सकते हैं। और विटामिन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? विटामिन की डिस्कवरी फंक ने की थी। तो सही इसका जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन में देखिए, ए हमारा वसा में है, डी वसा में है, ई वसा में है। तो क्या बचा? V1। तो V1 हमारा कैसा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। V1 की कमी से कौन सा रोग होता है? V1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। और ई की कमी से आपकी जो त्वचा है वो फटने लगती है ना। ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विटामिन V1। और जितने भी विटामिन से घुलनशीलता के आधार पर जो प्रश्न बन सकते थे वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे कवर हो गए। अब बात करते हैं अगली, एसिड रेन। लास्ट भी मैंने एक पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी एसिड रेन का क्वेश्चन था, और आज जो मैं दूसरा पेपर लेकर आई इसमें भी एसिड रेन का क्वेश्चन है, यानी कि अम्लीय वर्षा का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं, क्या कह रहे हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं? तो कौन कौन सी गैसें हैं हमारी? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। देखो ये मैंने उड़ती हुई भी दिखाई है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, NO2। और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ये जो है आपकी इंडस्ट्रीज से, जो फैक्ट्रियां होती है वहां से ये निकलता है और कहाँ जाता है? हमारे वातावरण में जाता है। अब जब बारिश होगी तो ये बारिश के पानी के साथ मिलेगा और क्या करेगा? अम्ल बना लेगा। कौन सा अम्ल बनाता है? नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अम्ल राज भी कहते हैं, यानी कि अम्लों का राजा। और जब ये अम्ल वाला पानी हमारे धरती पर गिरेगा तो क्या करेगा? जब ये पानी हमारा धरती पे गिरेगा तो जो जब ये पानी में गिरेगा तो उस पानी को अम्लीय करेगा, जमीन पे गिरेगा तो जमीन को अम्लीय करेगा, हमारे सर पे गिरेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। और एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। ठीक है, और उसके इसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं
मार्वल कैंसर। तो मार्वल कैंसर किसकी वजह से हो रहा है? मार्वल कैंसर अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आज के टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक की मतलब बायोलॉजी की बहुत एडवांस ब्रांच है। जैसे हम चंद्रयान गया ना, अभी हमारा चंद्रयान 3, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। नैनो का मतलब क्या होता है कि आप मशीन को कितना छोटा 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 कर सकते हो। तो इसका इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले नोरियो तानिगुची, ठीक है, या ताइनगुची ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CSIR यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सीरी भी बोलते हैं, वो हेलो सीरी वाला सीरी नहीं, सीरी लैब वाली सीरी, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा पिलानी में उपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। अब बात यह है कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए, जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। कई बार ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई, जहां पे R जो है आपका प्रतिरोध है, V जो है वो विभवांतर है, और जो I है वो धारा है। और इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक ओम हो गया। और ओम ने ही इसकी खोज की थी, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इसका मात्रक दिया था। तो अगर कोई बोले कि विद्युत प्रतिरोध की खोज किसने की थी, तो ओम ने की थी। ठीक है, ओम नमः शिवाय वाला ओम। चलो, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो कौन सा रसायन आपका? हिस्टामिन। हिस्टामिन एलर्जी के टाइम पर रिलीज होता है। एलर्जी क्या होता है? कोई कोई होता है ना कि हमको तो फूलों से एलर्जी है, हमको तो मिट्टी से एलर्जी है, ठीक है, हमको तो गुलाब से एलर्जी है। सबको अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है, किसी किसी को धूप से भी एलर्जी होती है। तो जब आपको एलर्जी होगी तो कैसे पता लगेगा आपको एलर्जी हुई है? एक तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, दूसरा कई बार होता है ना स्किन के ऊपर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, है ना, बार बार छींक आएगी, नाक बहने लगेगी, सर दर्द होगा, आंखों में से पानी आने लगेगा, और आपकी बॉडी पे रैशेज हो जाएंगे, लाल लाल निशान पड़ जाएंगे। ये सब आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो जब एलर्जी होती है किस केमिकल की वजह से होता है हमारी बॉडी में? ये सब हिस्टामिन की वजह से होता है। एक और केमिकल है जो कि एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है, यहाँ पे नहीं दे रखा, वो एलर्जी, उसका नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं ये तब रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी में एलर्जी हो। और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम एंटी एलर्जेंस खाते हैं। क्या खाते हैं? एंटी एलर्जेंस। तो ये एंटी एलर्जेंस क्या होते हैं? आपकी वो दवाइयां होती हैं जो एलर्जी के टाइम पे ली जाती है, जैसे कि सिट्राजीन, बहुत कॉमन नाम है, सिट्राजीन एक दवाई का नाम है। एविल, ये आपके एंटी एलर्जेंस होते हैं कि जब आपको एलर्जी होगी तो डॉक्टर आपको ये दवाई खाने के लिए देगा। उसके बाद आता है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है ये क्या करता है? आपके रक्त में उपस्थित होता है और ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, जैसे आपके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो बहता है ना धमनियों और शिराओं में, तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सीरीज के प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रश्न आज किए और उससे संबंधित जितने भी और प्रश्न थे उसको भी हमने किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर तुमसे पूछा जाए कि गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं, तो H2SO4 को। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हमने आज किए। मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज जो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी गदर सीरीज पसंद आ रही है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो गदर की जो शानदार जोरदार सीरीज है इसका कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये सारी की सारी पीपीटीज, जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन
और जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और साथ ही टाइम टू स्टडी सरकारी डाल के अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।